एमएफएन से पहले तक तो ये था कि हाँ इसने अपनी लाइफ ख़राब कर ली, बट एमएफएन के बाद हॉटस्टार पे फाइट आई है, आसपास से पूरे गांव ने फाइट देखी है, तो रिलेटिव ने फाइट देखी, तो उसके बाद कि हाँ पापा को लगा कि हाँ कुछ कर रहा है, अब सच में कुछ कर रहा है। जब भी हम लोग स्पोर्ट्समैन को देखते थे ना, इट इज पीपल लाइक मी, फुटबॉल वाले बड़े गुड लुकिंग होते थे यार। हर किसी स्पोर्ट्समैन की जॉ लाइन होती थी। और स्कूल में ना इंडिया थोड़ी ना कोई सोचता था। यू वांट टू बी फिट एंड प्ले स्पोर्ट्स। दूर से अगर इनको देख लिया ना, ऐसा लगेगा कोई मॉडल चल रहा है। पास आके देखो तो और भी ऐसा लगेगा जैसे मॉडल है। और जब इनका फोटोशूट देखो तो बोला ये तो पक्का मॉडल है। लेकिन जब इनके हाथ देख लोगे ना, और इनके हाथ अगर किसी पर पड़ गए तो समझ में आता है बेटा ये तो कोई और किस्म के मॉडल है। वेलकम टू द एमएफएन पॉडकास्ट एंड यू नो आई हैव गॉट सो मेनी डिफरेंट स्टोरीज ऑफ द फाइटर्स दैट आई वांट टू ब्रिंग टू यू ऑल। बिकॉज कई बार लोग बोलते हैं कि व्हाई डज वन डू MMA, राइट? व्हाट इज मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स? व्हाट्स द साइकी बिहाइंड द पर्सन दैट वांट्स टू डू इट? यू हैव द प्रमोटर्स, यू हैव द ओनर्स, you have people like us that are, you know, in the media part of it. But it all boils down to why the fighter decide to come in and why the fighter decide to make this a way of life. नीरज भाई, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सर। मैं तो बोला कि आपकी जो जॉ लाइन देखो, ये परफेक्ट है। दूर से अगर कोई देखता है तो ये बोलते हैं, जैसे बचपन में लोग बोलते थे ना कि फिल्में, घर पे फिल्में दिखाए जाते थे। आप शाहरुख खान सर को देख रहे हो, सलमान खान को देख रहे हो, आप आमिर खान को देख रहे हो। आपके घर का माहौल ये तो नहीं था, तो वो क्या था? आज हम लोग ना आपकी वो जर्नी जानना चाहते हैं जो डिसाइड करता है आपके दिमाग में ऐसा क्या बटन क्लिक हुआ कि भाई मैं पीटूंगा लोगों को, मुझे इस दुनिया में आना है और मुझे यहीं रहना है। तो सर बचपन में टीवी देखते थे तो WWE वाला जो मेन होता था फाइट, वही देखना पसंद करते थे। किसको पसंद करते थे? चलो बताओ। अंडरटेकर समझ में आ जाएगा मेरे को, कौन से ईयर में देखते थे? जॉन सेना, बटिस्टा, ये सब थे वो तो जो हाँ। फेवरेट है। तो आपको फाइटर बनना था या आपको सिर्फ देखने में मजा आता था? ये फाइटर बनना था, तो अच्छा। WWE देखना है, बाहर जाके फिर लड़ाई करनी है, तो वो दूसरों को पटकते थे? पटकते थे, खुद भी पटकनी खाते थे कभी कभी, वो चलता रहता था। बट कि हाँ पीटने में मजा आता था। ये आपका मकसद था फाइटर बनने, आपको पीटने में मजा आता था? हाँ वो आता है, तो लगता है कि हाँ दूसरे को गिरा रहे हैं, कुछ अच्छा लगता है कि उसको उठा के फेंकना है, मारना है, ये सब चीजें। और बाकी बेचारे लोगों का क्या हाल हो रहा था जब आप उनको पटक रहे थे, फेंक रहे थे? ये सब आपके दोस्त थे या भाई बहन थे? वो दोस्त होते हैं, तो उस एज में पता नहीं लगता कि हाँ चल रहे हैं, फिर साथ में एक साथ खेल रहे हैं, फिर वो उस टाइम फाइट है, बाकी सब एक साथ है, फिर से अगले दिन फिर से वही सेम चीज़ होनी है। यार ये बेस्ट है। पता है बचपन में एक्चुअली मारम पीटी में ना काफी कुछ देखो, WWE तो सबने किया है। फिर बाद में हम सबको जब दिल टूट गया था हम सबका, जब हमें पता लगा था कि अगर किसी को पंच मार रहे तो इतनी दूर से पंच मार रहे हैं, बड़ी जबरदस्त एक्टिंग क्लासेस चल रही है वहाँ पे। यू नो नीरज भाई, ये अब तो बहुत ही एडवांस स्टेज में हम दुनिया आ चुकी है जहाँ पे ये एक प्रोफेशनल स्पोर्ट बन चुका है। तो आपकी बचपन की यादें, पढ़ाई में कैसे थे आप? पढ़ाई में अच्छा था मैं, बट इंटरेस्ट नहीं था मेरा कभी। तो रट्टू तोता थे बेसिकली? रट्टू नहीं कि हाँ जब पढ़ता था मैं अच्छा था, बट इंटरेस्ट नहीं था मेरा बिल्कुल भी। कि इतना करता था कि हाँ पास हो जाऊँ बस आराम से, कि जाके पिटाई ना खाऊं। नहीं, बट माँ बाप तो यही बोलते होंगे बेटा पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा तो ही कुछ कर पाएगा ना। तो आपका प्लान क्या था फिर? वो तो बोलते कि बिना पढ़ाई लिखाई के कुछ नहीं होना है, कोई नहीं पूछेगा, कुछ नहीं करोगे, क्या करोगे लाइफ में, घर बैठोगे पूरी लाइफ। तो उनका वही था कि पढ़ाई करो। और गलत नहीं है, ये भी सही है। मतलब उस जमाने में तो सही था। ये कितने साल पहले की बात है? ये कम से कम 10 से 12 साल पहले की बात है। और जब आप पढ़ाई में पास हो रहे थे और ठीक ठाक नहीं कर रहे थे उसके बाद, तो फिर माँ बाप की जो टेंशन हो गई थी, क्या सोचा था उन्होंने कि लड़का क्या करने वाला है? वो ये बोलते थे अपनी लाइफ ख़राब करेगा, घर आके ये गाली सुनना डेली। तो ये स्कूल से आने के बाद का एक रूटीन हो गया था कि स्कूल से आओ, जाके अपनी ट्रेनिंग करने जाओ, वापस आओ ट्रेनिंग से, घर पे गाली खाओ, खाना खाओ, सो जाओ, ये चलता था। तो खुशी का तो माहौल नहीं होगा ना घर पे ऑब्वियसली? वो घर वालों के लिए नहीं था, लेकिन मेरे लिए था कि मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूँ, कि हाँ जो मेरे को चाहिए था वो मैं कर रहा हूँ। तो फिर वो ये परिवर्तन आता है ना। पहले तो चलो ठीक है, आइडिया होता है किसी का कि मुझे कुछ करना है, फिर जेब में पैसे होने चाहिए कुछ करने के लिए,
फिर उसके बाद आपको एक्चुअली कुछ दिखना चाहिए, कोई विजन होना चाहिए कि एटलीस्ट मैं 3-4 साल में ये कर लूँगा। अगर कोई घर के बारे में ना सोचे या शादी के बारे में ना सोचे या फिर जॉब के बारे में ना सोचे, तो आप क्या सोच रहे थे और आपको फिर उसका वो जो परिवर्तन हुआ उससे आगे कैसे गए आप वहाँ पे? एक था कि मेरी फैमिली में कोई स्पोर्ट्स में नहीं था, तो कोई गाइड करने वाला नहीं था कि जो कुछ करना है खुद से करना है। कि कभी आपने बॉक्सिंग कर ली, कभी रेसलिंग कर ली, कभी कुछ नहीं हो रहा है, कभी इंजरी होगी तो कोई समझाने वाला नहीं कि ट्रीटमेंट ऐसे होगा। तो मैं हरियाणा से गांव से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे कोई ट्रीटमेंट वगैरह मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। अगर आपको इंजरी होगी तो बैठ जाओ, फिर बाहर जाओ, दिल्ली जाओ ट्रीटमेंट के लिए। तो डेली डेली आना जाना नहीं होता। अगर इंजरी होती है तो 2-3 साल तक आराम से ख़राब हो जाते हैं मेरे को। पर हरियाणा में तो स्पोर्ट्स का बड़ा वो है, लेकिन क्योंकि मैं भी गुड़गांव से था, हाँ जी। तो वहाँ पे भी राय स्पोर्ट्स एकेडमी होती थी, जहाँ पे अगर आपने क्रिकेटर बनना था या कुछ भी स्पोर्ट्समैन बनना था तो लोग बोलते थे यहाँ जा सकते हो। एकेडमी होती थी जहाँ पे प्रॉपर आपको समझाया जा सकता है ये। और मैं आपसे थोड़ा सा बड़ा हूँ, तो मेरे टाइम में अगर था तो पक्का आपके टाइम में तो था ही। तो ये हरियाणा में ऐसे स्पोर्ट्स एंड पंजाब में भी इसमें था कि आप ये कुछ कर सकते हो इससे। क्या इसकी वजह से ही आप थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थे कि मैं स्पोर्ट्स में कुछ कर पाऊंगा? सर, स्पोर्ट्स का कल्चर हरियाणा में है, बट डिपेंड फैमिली पे करता है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है कि नहीं करती है स्पोर्ट के लिए। तो वो था कि मेरी फैमिली था कि हाँ पढ़ाई कर, कुछ जॉब कर, कुछ गवर्नमेंट जॉब के लिए हमेशा बोलते थे। तो स्पोर्ट्स का कल्चर था, तो वहाँ से मोटिवेशन मिलते हैं, एक डेडिकेशन की, दूसरों को देखते हैं आसपास की क्या चल रहा है क्या नहीं, तो एक मोटिवेशन मिल के हर बार कि हाँ कुछ करना है, कुछ करना है, वो चीज़ बनी रहती है। पैसों के लिए क्या करते थे आप? पैसों के लिए तो घर से लेने पड़ते थे पापा से कि हाँ वो पैसे देते थे, बट ये नहीं स्पोर्ट के लिए कभी नहीं दिया कि हाँ इसको ज़रूरत है कि ठीक है दे दिए बस, बट वो गाली के साथ मिलते थे पैसे। तो घर कि पे एमएमए के लिए, मार्शल आर्ट के लिए कभी सपोर्ट नहीं करा कभी भी। तो घर पर नालायक ही माना जाता था आपको हाँ, कि बेटा आके बस पैसे लेके जा रहा है और क्योंकि औलाद है, पैदा की है, तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। एमएफएन से पहले तक तो ये था कि हाँ इसने अपनी लाइफ ख़राब कर ली, बट एमएफएन के बाद हॉटस्टार पे फाइट आई है, आसपास से पूरे गांव ने फाइट देखी है, तो रिलेटिव ने फाइट देखी, तो उसके बाद कि हाँ पापा को लगा कि हाँ कुछ कर रहा है, अब सच में कुछ कर रहा है। उससे पहले तो कि था कि इसने अपनी लाइफ ख़राब कर ली बस। तो जब चलो ये तो एमएफएन हो गई, ये तो हॉटस्टार हो गई, तो बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ जी। उसके बीच का जो सफर है, कब आपको पता लगा कि यार मैं चलो ये कर लेता हूँ, इसमें अच्छा भी हूँ? ये दो चीज़ें होती है ना। कई बार मन भी बहुत, मेरा तो मन था क्रिकेटर बनने का, फिर समझ में आ गया कि भाई ये एक लेवल तक खेल सकते हैं, गली क्रिकेट में अच्छा है, उससे बाद नहीं आगे जा पाएंगे। आपको कब पता लगा कि भाई मैं अच्छा हूँ इसमें? ये मेरे को 5-6 साल पहले पता लगा कि आपको जब अच्छी गाइड मिलनी स्टार्ट हो जाती है, आप अच्छे लोगों के कांटेक्ट में आते हो, कि आपको अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, तो आपको पता है कि हाँ मैं डिसिप्लिन में रह सकता हूँ, डेडिकेटेड हूँ, मोटिवेशन है मेरे अंदर हमेशा। तो एक गाइड मिलनी स्टार्ट हो जाती है, तो अपने आप पे फिर बिलीव होना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ अगर मैं अपना 100% अगर दूंगा तो मैं सक्सेस हो सकता हूँ फिर। लेकिन ऐसी कोई बड़ी फाइट हुई थी, या फिर किसी को आपने हराया था, या फिर किसी ने ऐसे नोटिस किया था? वो होता है ना टर्निंग पॉइंट ऑफ द करियर, जहां मेरे को लगा चलो मैं प्रोफेशनली इसे कर सकता हूँ, कि ये भी उसी टाइम हुआ? ये उस टाइम तो नहीं हुआ, बट ये था कि मेरी ट्रेनिंग अच्छी होने लगी, एक गाइड मिलने लग गई, तो मेरे को पता है कि मेरा लेवल अप हो रहा है। फिर अपने खुद से पता लगता है, आपका कंपटीशन खुद से होता है सबसे पहले, कि जब आप एक लेवल पे खुद से ऊपर जाने लगते हो तो पता लगता है फिर कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ अपने लिए, कि हाँ अब जा रहा हूँ मैं। तो जो बिलीव है, आपका ट्रस्ट है अपने अंदर बनने लगता है फिर। ऐसा कौन सी ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ पे थी आपकी, जैसे आप कहाँ फाइट करते थे? क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार मुझे फाइट तो करना है, लेकिन मेरे लेवल से थोड़ा ऊपर अगर बंदा हो तो मेरा लेवल ऊपर जाके बढ़ेगा। तो ऐसे कौन से फाइटर्स थे आपके साथ में, या फिर कौन सी एकेडमी थी जहाँ से ये शुरुआत हुई? ये मैंने गुड़गांव से स्टार्ट करा था, वॉरियर्स कोच से, जो अश्विन कोच हैं, मोहित कोच हैं वहाँ से। तो वहाँ एक अच्छी गाइड मिलनी स्टार्ट हुई कि हाँ अब मैं अच्छे लोगों के कांटेक्ट में हूँ इन एमएमए के लिए, तो मैं अब अगर अपना 100% दूंगा तो ऊपर जा सकता हूँ, मैं सक्सेस हो सकता हूँ। एमएमए तो बहुत आगे चले जाते हैं एज फार एज मार्शल आर्ट्स इज कंसर्न्ड एंड ऑल काइंड्स ऑफ आर्ट्स इज कंसर्न्ड। तो उससे पहले मुए टाई, किक बॉक्सिंग, ये सारी चीज़ें आपने भी की, या सीधा ही डायरेक्टली एमएमए की कोचिंग शुरू कर दी? नहीं, डायरेक्ट एमएमए नहीं कि किक बॉक्सिंग चल रहा है, मोस्टली रेसलिंग होती थी कि गांव वगैरह में अखाड़े होते हैं, तो वहाँ पे जाके अपनी रेसलिंग की ट्रेनिंग कर ली, क्योंकि जिम वगैरह होते नहीं है, आपको अगर एक्सरसाइज भी करनी है तो अखाड़े में जाना पड़ता है। तो वो रेसलिंग वगैरह चलती थी, तो उसमें कर रहे हैं, बट एज ए प्रोफेशन कभी नहीं सोचा कि हाँ इसमें मैं हो जाऊँगा। बट कि
अपनी फिटनेस के लिए एक पैशन था कि हाँ रेसलिंग करनी है, तो वो चलता रहता था, जो मिट्टी वाली रेसलिंग होती है। दंगल पिक्चर जब आई थी तो हमें शब्द ये समझ में आया था व्हाट इज दंगल। बाद में मैं जब बहुत रेसलर से मिला, उन्होंने बोला कि भाई आपको पता ही नहीं है कि जो गांव खेड़े में जो दंगल होते हैं उसमें कितना पैसा होता है और कितने बड़े बड़े खिलाड़ी आते हैं जो भारत के लिए नहीं खेले हो, बट दे स्टिल डू लॉट ऑफ थिंग्स ओवर देयर। तो आपने कभी रेसलिंग के बारे में नहीं सोचा कि, क्योंकि रेसलिंग तो भारत अच्छा कर रही थी, वर्ल्ड स्पोर्ट थी, फिल्में बन रही हैं इसके बारे में और लोग इसकी चर्चा कर रहे थे, कभी मन नहीं किया वो करने का? वो करने का, बट आप दो चीज़ों पे सवार नहीं हो सकते एक टाइम पे। तो एक साइड आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे को इसमें जाना है। तो मेरा था कि हाँ मेरे को मार्शल आर्ट में, बॉक्सिंग वगैरह में, ऐसे एमएमए में जो ये WWE का था, बट वो पता लगा कि नहीं वो सब फेक है और वहाँ पे इतने जाने में कोई। अच्छा, अगर वो सच होता तो वहां जाते आप? वहाँ जाते, अगर मेरे को गाइड मिलती पीछे से कोई पुश करता तो वहाँ जाता मैं। तो रेसलिंग छोड़ दी और फिर सोचा कि भाई यही करना चाहिए। यही करना है। तो इसमें क्योंकि मारने में मजा आता था, पिटाई करने में, तो वो था। ये पता है सच है, ये हरियाणा में क्या हो जाता है ना, वो बचपन में वो कहानी होती ना, तूने इस लड़की से बात कैसे कर ली। आप क्या वो टाइप के लड़के थे कि जब हमारे साथ भी ऐसे होता था, किसी से अगर बात भी कर ली तो 20 लोग आ जाते हमें पीटने के लिए। अब हम लोग तो पतले होते थे, हमारे पास 2 पैर होते थे, हमारा ऐसा डिस्कशन होता था, एक को तो मैं मार के भाग जाऊंगा, बाकी सारे लोग मेरे पे चढ़ जाएंगे तो बात अलग है। बट ये थोड़ा अग्रेसिव कल्चर रहता वहाँ। तो आप ऐसे शक्ल से अग्रेसिव दिखते नहीं है, ऐसे थे आप बचपन में? नहीं, मेरी खुद से कभी लड़ाई नहीं हुई, बस मेरे फ्रेंड्स की लड़ाई होती थी, उनमें जाता था मैं, सबसे आगे मैं ही मिलता था। अच्छा तो मतलब आप बस हिस्सा बन रहे हो और आपको पीटना है? हाँ, बस कि मेरे को किसी को पीटना है, बस बात खत्म। आपको भाई आपको पता नहीं ये आउटसाइड ये जस्ट वो जो स्विच होता है ना, कभी केज के अंदर, फाइटिंग के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर, रियल लाइफ में कैसे अपने आप को रोक पाते हो? एक बार हाथ चलने लग जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को। नहीं, जब तक जो एज थी 17 साल, 18 साल, 20 साल तक की, उसमें इतनी मैच्योरिटी नहीं थी कि हाँ एज ए करियर भी मेरे को अपना ऊपर लेके जाना है, प्रोफेशन कुछ करना है। तो उस टाइम था कि हाँ बस मैं कुछ कर रहा हूँ, बॉक्सिंग मार्शल आर्ट कर रहा हूँ, कि मेरे को फाइट करनी है, चाहे अंदर रिंग में करूँ बाहर करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बट उसके बाद से जब एक थोड़ी मैच्योरिटी आती है, खुद समझने लगते कि नहीं ये सब इंजरी हो सकती है, लाइफ खराब हो सकती है, तो फिर बाहर लड़ाई करने का मन नहीं करता है। पुलिस का कभी डर नहीं होता? कभी अंदर गए हो क्या? सच बताओ। नहीं, अंदर नहीं तो गया। पीट पाट के कैसे कभी किसी ने नहीं वो क्या ऐसे तो बार में तो हो ही जाता है ऐसे? क्योंकि दूसरे बंदे भी ऐसे ही होते हैं कि उनको भी फाइट वगैरह करने में, सब चीज़ों में होते हैं, तो पुलिस में जाना वो इतने झंझट में कोई नहीं चाहता। तो बस एक दूसरे को पीट दिया एक और खत्म हो गया। जो पीटा वो अपने घर जाएगा, जिसने पीटा वो भी अपने घर जाएगा, बात खत्म, भूल जाओ फिर। भाई ये बहुत अलग। बट पहले ऐसा होता था कि अगर आप गुड़गांव में क्रिकेट भी खेल रहे हो ना, हार गए ना सपोज टीम, तो वो स्टंप उखाड़ लेती है और फिर लड़ाई करती है। मतलब जीतने में भी आपको टेंशन ये रहती थी कि जल्दी से हम लोग जीत के भाग ले यहाँ से, नहीं तो ये होता है। जब ये प्रोफेशनल्स वर्ल्ड में आए आप, आपने इतनी सारी चकाचौंध देखी, लोग देखे, तो वो अंदर से क्या वो हाँ यार मुझे कुछ करना है, और फिर बाकी फाइटर्स को देखा, बहुत बढ़िया है बाकी फाइटर्स, फिर आपने एमएमए टीवी पर भी देखना शुरू किया, चाहे वो यूएफसी हो चाहे कुछ भी हो। तो आपने चेंज क्या लाए अपनी जिंदगी में? नीरज ने क्या बोला कि भाई मुझे बहुत कुछ अलग करना पड़ेगा इस लेवल तक पहुंचने के लिए और रहने के लिए? देखो, एज ए फाइटर अगर मैं बोलूँ तो कभी मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरी फाइट कभी बोरिंग हो, कि दूसरे को देखने में मजा आए। फाइट के अंदर या तो मैं नॉकआउट होऊंगा या मेरा अपोनेंट, वो चीज़ एक है कि हर फाइट में मेरे साथ यही होना है, कभी बोरिंग फाइट मैं नहीं करूँगा। बट अगर बोरिंग फाइट करके आप फाइट को बचा सके और फिर जीत पाए तो उसमें उतना मजा नहीं आएगा। अच्छा, तो आपका आर या पार है? आर पार है कि आप या तो मरो या मारो, डू और डाई। तो जीत इतना वो जरूरी नहीं है आपके लिए? जीत नहीं है कि आप किस तरीके से जीत रहे हो, वो मैटर करता है मेरे लिए। बट ये प्रोफेशन है अब आपका, ये अब शौक नहीं है, तो फिर प्रोफेशन है, बट उससे पहले पैशन है मेरा। यार ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी मैं आपको एक सिनारियो देता हूं, अगर आप 2-3 ऐसे क्लोज फाइट्स हार गए और उसके बाद आपको फिर फाइट ना मिले 1-2 साल के लिए, 1-2 तो साल फिर वो रिग्रेट ना आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि उसके बाद तो मिलेगी फिर जो एक्साइटमेंट होगा कि फाइट करने का। मेरे को फाइट करना अच्छा लगता है। अच्छा यार, ये देखो ये बहुत ही अलग सोच है। इट्स नॉट अबाउट करियर प्रिजर्वेशन, इट्स अबाउट गोइंग देयर एंड वांटिंग टू डू समथिंग दैट यू लव डूइंग, और आर या पार। तो कभी ऐसा कोई अपोनेंट मिला है रिंग में जहां आपको लगा कि यार ये तो स्टार्टिंग से ही मेरा यार सीन खराब है इसके साथ में, तो मेरे को अच्छा करना पड़ेगा तभी हो पाएगा? कुछ टाइम होता है कि आपको थोड़ा अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है फाइट के लिए, बट हमेशा आप जीतोगे नहीं, कभी हार भी होती है, जीत भी होती है, वो स्पोर्ट का पार्ट है, वो चलता रहता है।
बट कि है अपना 100% दो, बैक स्टेप मत करो कभी किसी चीज़ से। बैक स्टेप ना करो, इट्स अ वेरी डिफरेंट फिलॉसफी, और हर एक फाइटर की अलग फिलॉसफी रहती है विच वर्क। समटाइम्स यू जस्ट वांट टू ट्राई एंड गेट द विन देयर। ऐसे कोई फाइटर्स थे जिनको आपने देखा पिछले 4-5 साल में, बोला कि यार मुझे भारत और या इंटरनेशनली कोई भी, यार ये पसंद है मुझे और मुझे इसकी तरह जाना है? दुनिया तो खैर बॉक्सिंग में फ्लॉयड मेवेदर की बात करती है और कॉनर मैकग्रेगर की बात करती है, बट अदरवाइज ऑल्सो ऐसे कुछ थे जिस आपने बोला कि इसका करियर मुझे पसंद है यार? अगर मैं इंडियन फाइटर की बात करूँ अपने, क्योंकि मेरे फ्रेंड भी है और बड़े भाई जैसे ध्रुव चौधरी, जो वो जैसे अरे फाइट एक मिनट करते हैं। रुको, एक मिनट में एक और भी थोड़ा सा बैक स्टोरी बता देता हूँ। यहाँ खड़े भी हैं, है कि नहीं, जो सुन पा रहे हैं ये बात, तो ये भी मैं एक बात क्लियर कर दूं जो हमारे सुनने वाले और देखने वाले हैं। ये मैंने गलती कर दी, इनको मेरे को भेजना चाहिए था, तब देखना चाहिए था कि आप क्या जवाब दोगे। चलो कोई ना, लेकिन बोलो। तो उनकी जो फाइट होती है कि एकदम से ऐसे ही होती है कि हाँ करो, मरो या मारो, कि डू और डाई वाली होती है। एक साइको है बिल्कुल एक तरह से, कि उनकी फाइट में देखने में एक मजा आता है अलग से, कि हाँ कुछ होगा, देखने को मिलेगा, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेगी, बोरिंग नहीं होगी चीजें। तो वो चीज है। कितना सीख पाते जब आप लोग फाइट देख रहे होते हो? जैसे कोई भी स्पोर्ट हो, जितना एक प्रोफेशनल खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को देखते रहता है नॉन स्टॉप, काफी कुछ सीखता है, उसकी मेमोरी चिप में जा रहा होता है। कुछ लोग ऐसे होते बोलते कि यार मैं अपनी अपनी करूंगा, मुझे जो मैंने सीखा है और जो मैंने अपने आप किया है मैं अपने आप करते रहूंगा, इतना मैं अडेप्ट ना करूं कि मैं भूल ही जाऊं कि मैंने शुरुआत कैसे की थी और मैं कैसा फाइटर था। आप किस तरह के फाइटर हैं? सर देखो, हम दूसरे की फाइट देखते तो सीखने को मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कुछ नई चीज़ें, कि हाँ ऐसे भी कर सकता हूँ कुछ, तो माइंड हमारा उससे ओपन होता है। ये नहीं कि मैं उस चीज़ को सेम चीज़ करूँगा, कॉपी करूँगा, बट उससे देखते तो माइंड ओपन हो जाता है कि 10 चीज़ें दिमाग में आती है कि मेरे पास ये भी ऑप्शन है एक, तो वो चीज़ होती है। बाकी सब लोग अपनी अलग से ट्रेनिंग करते हैं, किसी का स्ट्राइकिंग का गेम होता है, किसी का ग्राउंड का होता है, तो सबका डिफरेंट होता है। अभी आपको लगता है कि जिस लेवल एमएमए का यहाँ भारत में अब आ चुका है, अब बहुत प्राउड फीलिंग होती होगी आपको? तो कम समय हुआ है इसके अंदर, लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हो कि कितने सारे लोग अब आना चाह रहे हैं इसके अंदर। तो अब क्या लगता है कि कंपटीशन आने वाले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और एक्चुअली हमें जो एक आध बड़े नाम की ज़रूरत है जो बहुत बड़ा कर देगा एमएमए को भारत में, वो बहुत जल्द आने वाला है? वो सर आ चुका है टाइम तो, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने एमएफएन कंटेंडर में पार्टिसिपेट करा, तो 2 दिन में मेरी 5 फाइट हुई थी, तो कंपटीशन इतना था, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि आने वाले 1-2 साल में कितना होगा। लेकिन क्या आपको लगता है क्वालिटी भी उतनी है, या फिर बहुत सारे लोग इसमें इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि अब ये बात भी क्लियर होगी एमएफएन की वजह से, अब आपको पब्लिसिटी मिलेगी, हॉटस्टार पर आ रहा है, अब पैसा भी आ गया है, फैसिलिटीज भी आ गई हैं, तो क्या अब वो टाइप की क्वालिटी मेंटेन रह पाएगी, आपको ये लगता है, या फिर 19-20 रहेगा? सर क्वालिटी टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ रही है, बट अभी हमारे पास एक एमएफएन का प्लेटफॉर्म है कि हम बोल सकते हैं कि टीवी पे आ सकते हैं, हम लोग देखेंगे, तो एक प्लेटफॉर्म अगर होता है तो मोटिवेशन और मिलता है लोगों को, तो खुद ब खुद क्वालिटी फिर बेटर हो जाती है फाइटर की भी, और एज ए एमएमए तो उसकी तो हो ही रही है टाइम के अकॉर्डिंग फाइटर्स के साथ। बाकी एसोसिएशंस के जो लोग जब आपको फ़ोन करते हैं, जब आपके अगर कोई दोस्त वोस्त होंगे दूसरे एमएमए प्लेटफॉर्म्स पर, क्या बोलते हैं? मतलब कैसा माहौल का फ़र्क हो गया? क्या अब इतना फ़र्क हो गया है कि बस लोग बोलते हैं बाकी सब बंद ही कर दो, एक ही में मर्ज कर दो, ऐसी बात होती है क्या? अभी लोग पूछते हैं कि एमएफएन में फ़ाइट कैसे करनी है, अभी ये चीज़ पूछते हैं सबसे पहले, कि इसमें कुछ डायरेक्ट फाइट है या कुछ प्रोसीजर है, कैसे क्या, कि हमें फ़ाइट करनी है बस। तो मतलब अब मामला यही ख़त्म हो चुका है? मामला यही ख़त्म नहीं हुआ, ये स्टार्टिंग है कि इतने लोग पूछ रहे कि फ़ाइट करनी है, तो ये स्टार्टिंग है। बहुत सारे फैंस आपके बढ़ते जा रहे हैं और लोग आपको देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, और जो लोग शायद एमएमए के बारे में जानते ही नहीं है वो सारे हैं। आप क्या बोलना चाहोगे? आपकी जर्नी तो अभी स्टार्ट हुई है और बहुत बढ़िया आगे भी चलेगी, बट क्या आप उनको मैसेज देना चाहते हो जो इस स्पोर्ट के बारे में सोच रहे हैं, अंदर भी आना चाहते हैं, या फिर कुछ और भी सोच रहे हैं अगर अबाउट एमएमए? ये क्या चीज़ है, अद्भुत चीज़ है, जहाँ पे एक आदमी मुझे सुनने को मिल रहा है जिसको सिर्फ लोगों को मारने में मज़ा आ रहा है, हार जीत इसको ज़्यादा मायने नहीं रखता है, अच्छी है चीज़ लेकिन फाइट एक्साइटिंग होनी चाहिए। क्या बोलना चाहेंगे उनको आप? तो यही कि अपने पैशन को फॉलो करो, अपना 100% दो, कभी गिव अप मत करो, तो लाइफ में आप एमएमए में हो या लाइफ के किसी भी दूसरे प्रोफेशन में, तो सक्सेस उसमें ज़रूर मिलेगी। तो वही है, एमएमए का है तो इसमें डिसिप्लिन बहुत चाहिए सर स्पोर्ट के लिए। वो तो किसी भी चीज़ के लिए आई थिंक ये होता है। और एक बात तो अभी भी क्लियर है कि 99.99% जो फाइटर्स आए हैं, माँ बाप का सहयोग इतना परफेक्ट नहीं रहा है उसमें, और जब जाके कुछ बन पाए हैं तो ही जाके उनको समझ में आया कि यार ये स्पोर्ट क्या है। तो आई थिंक ये भी कम्युनिकेशन
इसको बेटर होना बहुत ज़रूरी है। माँ बाप को समझने की ज़रूरत है कि यार ये एक प्रॉपर स्पोर्ट है, जैसे क्रिकेट है, जैसे फुटबॉल है और बाकी सारी चीज़ें। अब क्या खुश तो हो गए हैं आपकी फाइट देखकर, लेकिन अब उनको समझ में आया है क्या ये एक लंबे टाइम तक मेरा लड़का जो है अच्छा ये कर पाएगा? उनको समझ आ गया कि हाँ अगर कुछ कर रहे हैं तो अब कर लेगा। एक सर किसी को जो बिलीव होता है वो होना स्टार्ट हो जाता है, एक आपको मोटिवेशन मिलना स्टार्ट होता है जब अंदर से, उसमें फैमिली को भी होता है कि हाँ अब कुछ कर लेगा। तो जब सेटिस्फाई होते हैं तो ट्रस्ट उनका बनने लगता है। अगर फैमिली का ये ट्रस्ट है, ये जो बिलीव है, या अगर स्टार्टिंग में होता तो टाइम कुछ और होता उस टाइम पे, तो ये सक्सेस पहले भी मिल सकती थी, कोई गाइड करने वाला होता तो। देर आए दुरुस्त आए, कभी भी समय से पहले कुछ नहीं होता। और भाई समय के बाद अगर आ जाए तो ठीक है, लेकिन आपको समय के साथ चलना पड़ता है। नीरज भाई थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग मी। इनके हाथ का भी हैंडशेक करो ना, समझ में आएगा भाई हमारे हाथ कितने नाजुक होते हैं। हम लोग जिम वाले लोग हैं, यहाँ पे ये सारी चीजें रहती हैं इन आवर हैंड्स, यू नो, कैलिसेस एज दे कॉल देम। व्हेन यू एक्चुअली शेक हैंड्स विद अ फाइटर यू रियलाइज द डिफरेंस मैन। यू नो वो फर्म हैंडशेक जो बोलते हैं, विद फाइटर्स यू शुड नेवर डू अ फर्म हैंडशेक। You can catch this episode on Disney Plus Hotstar, on Spotify, everywhere. Remember, it's the mind of a fighter that will come out there. And the more you get to know what drives them there, you know, a lot of the drive has been कि किसी को कुछ समझ नहीं आया कि मेरा लड़का क्यों ये कर रहा है या लड़की क्यों ये कर रही है। कुछ दूर तक पहुंचने के बाद ही बोला कि यार ये अपनी ज़िंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हैं, ये पिट पुट के घर पे आ रहे हैं। फिर एक बार पहली बार बच्चे को फाइट करते हुए टीवी पर देख लेते हैं, उनको रियलाइज होता है इसका ये सपना था, बच्चा तो मेरा, ये औलाद तो मेरी है। इसी सपने के साथ अगर हम भी जुड़ जाएं, सो आई थिंक इट कुड रियली बी वन बिग हैप्पी फैमिली। एंड वी आर रीचिंग दैट स्टेज सून। आई थिंक दैट देयर विल बी दिस मैसिव पेरेंटल सपोर्ट, एंड इन इंडिया ऑफ कोर्स there has to be massive parental support because you still do things so much to get the approval of your parents. And I think it's a great thing, but I think if the families get involved, then life becomes a lot easier. Like he said, पहले support रहता तो क्या पता बहुत कुछ already achieve हो चुका होता है। Thank you so much for joining us. We'll catch you again soon.